हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी chemical energy into electrical energy. It is a device used to convert chemical energy into electrical energy via spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction via spontaneous redox reaction। ठीक है, तो सच सेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में सबसे कॉमनली यूज जो है आपका वो है गैल्वेनिक सेल। दूसरा हमारे पास जो बहुत कॉमनली यूज होता है हमारा वोल्टाइक सेल। ये हमारे कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इनका कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए ये कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इस तरह से इसका सेटअप रहता है। इसके सेटअप को ध्यान से देखिए, इसमें दो कंटेनर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर दो कंटेनर रहेंगे। ठीक है, एक कंटेनर में इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंटेनर है वो हमारे लिए किसका काम करता है? एनोड का। ये IUPAC का कन्वेंशन है कि हम हमेशा एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं और राइट हैंड साइड का कंटेनर हमारे लिए क्या होता है? कैथोड कंटेनर। और यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रोड लगा है, दिस इज अवर एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड लगा है, दिस इज कैथोड। ठीक है, और इसको यहाँ पर वोल्टमीटर से कनेक्ट किया जाता है। इस जगह पर देखिए इनको वोल्टमीटर से कनेक्ट किया गया है। और इसमें एक और एडिशनल चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये दिस इज, देखिए आपको ये यूट्यूब यहाँ पे रिवर्स करके लगी हुई है, दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल है। तो इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने जिंक का, देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है एनोड में, और जिंक सल्फेट का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है। और इधर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है और कॉपर सल्फेट का क्या लिया हुआ था? इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ठीक, और यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज लिया और सॉल्ट ब्रिज में उन्होंने K2SO4 डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम लोग सीखते हैं वो नया टर्म, जो नई चीज़ दिख रही है। नया क्या दिख रहा है यहाँ पर? नया यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या? सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानिए कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और फिर उसके बाद हम फिर से वापस कंस्ट्रक्शन पे एक बार वापस आएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है सॉल्ट ब्रिज। कि सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो यहाँ पर जो ये यूट्यूब में आपने देखा है, इसके अंदर एक सोल्यूशन फिल किया गया है। ठीक है, वो सोल्यूशन किस चीज़ का है? एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, एक 100% आयनिक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। तो सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या फिल किया है? 100% आयनिक। 100% आयनिक हमने क्या डाला है वहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता है कि ये क्रिस्टलाइन शेप में होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। तो इसको अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही फिल कर दिया ग्लास ट्यूब में, तो ये क्या करेगा? वो वहाँ पे यूनिफॉर्मली फिल नहीं रहेगा, बीच में वहाँ पर एम्प्टी स्पेस रहेंगे, वॉइड्स रहेंगे, और ये ग्लास रॉड पे, ग्लास ट्यूब के ऊपर स्क्रैचेस भी देगा। ठीक है, तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया? पहले तो हम ये देखते हैं कि 100% आयनिक इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या ले सकते हैं। 100% आयनिक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, KCl ले लिया, KNO3 ले लेते हैं हम लोग, K2SO4 ले सकते थे, अमोनियम नाइट्रेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इतने ही है, हम लोग और भी बहुत सारे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या है, इनको हम लोग क्या करते हैं? सॉलिडिफाइड करते हैं। इनको हम लोग सॉलिडिफाइड करते हैं बाय बॉइलिंग विद
अ सब्सटेंस नेम एज अगर अगर, इस सब्सटेंस को ध्यान रखिए, बॉइलिंग विद अ सब्सटेंस नेम एज अगर अगर एंड जिलेटिन, जिलेटिन और अगर अगर के साथ में हम इनको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, कूल करते हैं। बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने क्या किया है, कूल किया हुआ है। बॉईल करने के बाद हमने यहाँ पर कूल किया, और कूलिंग करने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू जेली लाइक सब्सटेंस, और जेली लाइक सब्सटेंस बनने के बाद अब इसको अगर आप ग्लास ट्यूब में फिल करेंगे यूट्यूब में, तो ये इजीली फिल करेगा और ये यूनिफॉर्म रहेगा सभी जगह। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए आप सॉल्ट ब्रिज में इस तरह से फिलिंग करते हैं। तो ये तो था कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का मटेरियल क्या था। अब आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है वहां पे। तो सॉल्ट ब्रिज का देखिए मेन फंक्शन वहां पर क्या होता है, वो आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला इसका जो फंक्शन है, हेडिंग की तरह डाल लीजिए फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन तो आपका सीधा सीधा है क्या, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे सेल के डायग्राम को, यहाँ पर हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए। अगर आप इस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ से हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा। और ओपन सर्किट में किसी तरह का भी कोई भी वहाँ पर करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले क्लोज सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्ट ब्रिज ने पहला काम हमारे लिए क्या किया, उसने इस ओपन सर्किट को क्लोज सर्किट बनाया, यानी सर्किट को कंप्लीट किया है। सो दैट आयन सोल्यूशन में, सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से वापस सोल्यूशन में आयंस, ये पूरा मूवमेंट चलता जाए। और जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी उसमें चार्ज और करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे मेन दो फंक्शन होते हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका सॉरी सॉल्ट ब्रिज का मेन टू फंक्शन है, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाला जो सेगमेंट होता है उसको थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, कैथोड पर ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से जिंक रॉड, जिंक रॉड में से जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, यहाँ से सोल्यूशन में आ जाएंगे क्लियरली। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से सोल्यूशन से कॉपर आयन किस में चले जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया था और यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ये अपना एनायन यहाँ पर उतने ही मैग्नीट्यूड में, जितना यहाँ मैग्नीट्यूड का चार्ज इंक्रीज करेगा पॉजिटिव, उतने मैग्नीट्यूड में ये माइनस चार्ज यहाँ से इंटर करा देगा सोल्यूशन में। इन द सेम वे उतने ही अमाउंट का यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज इंटर करा देगा। तो इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बना रहेगा और साथ साथ दोनों ही कंटेनर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का हमारा फंक्शन था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इस डायग्राम में सबसे पहली चीज़ यही थी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद अब हम देखते हैं कि कैथोड और एनोड पर क्या होता है। तो कैथोड आपका जो था, कैथोड किस चीज़ का बना हुआ था, कॉपर का। ठीक है, और एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पर जिंक का बना हुआ था। जरा डायग्राम में देखते हैं कि कैथोड और एनोड कहाँ पे। हाँ, अब देखिए इस सेल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैथोड है वो कैसा है, प्लस साइन का है, और जो एनोड है उसका साइन कैसा होता है, माइनस। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, एनोड से निकलेंगे और कैथोड पर रिसीव होंगे।
तो एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनोड टू कैथोड, और इंटरनल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, कैथोड टू एनोड। इस तरह से यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन वायर्स के थ्रू मूव करता है और इनर सर्किट में इलेक्ट्रॉन आयंस के थ्रू मूव करता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। तो ये एक सर्किट वाला पॉइंट हो गया। अब आपको पता है, ये तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कैथोड किसको बोलते हैं। कैथोड, कैथोड वो सब्सटेंस होता है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन होगा। तो कैथोड के रिडक्शन की अगर हम इक्वेशन यहाँ पर लिखें, तो कैथोड पर कौन है, कॉपर आयन आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा है। कॉपर आयन रिड्यूस होता है किस में, कॉपर सॉलिड में, और उसके लिए उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, कॉपर देखो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं। और एनोड क्या है, एनोड जिंक मेटल का था। जिंक मेटल ने क्या किया है, वहां पर जिंक आयन फॉर्म किया है और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए थे, लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन दिया है और कैथोड ने इलेक्ट्रॉन लिया था। ठीक है, और एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है इन दिस केस, और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए इनके साइन रिवर्स थे। यही डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में। पहला डिफरेंस यही है कि कैथोड वहां पर निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। एनोड वहां पर पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव है। दूसरा डिफरेंस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कुछ भी हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, और गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे लिए कैसा फिनोमिना होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें, तो हमें यहाँ पर नेट में क्या मिल जाएगी, इनकी सेल इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारी किस चीज़ की रिएक्शन है, कैथोड की। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये किसकी है, एनोड की रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को उठाकर ऐड करिए, Cu+2 प्लस जिंक सॉलिड गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस जिंक+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारी पास क्या आई है, दिस इज कॉल्ड सेल इक्वेशन। तो आप इस एक बार फिर से हम कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेल का अरेंजमेंट कैसा है। सेल का अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, फिर ब्रिज, और फिर कैथोड। तो हम लोग ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इस तरह से अरेंज करते हैं, ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड। लेफ्ट पे एनोड, राइट में कैथोड, और सेंटर पे ब्रिज रहता है। एनोड ब्रिज कैथोड, ए बी सी अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गैल्वेनिक सेल में। चलिए, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया उसकी, कैथोड की एनोड की रिएक्शंस हो गई। इसमें आप ध्यान रखिए, सिंपल सी डेफिनेशन, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है, और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो हो रहा है, चाहे तो लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है, देखिए एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और कैथोड ने, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ है, एनोड टू कैथोड। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि यहाँ पर एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड देखिए, एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड का मास में लॉस हो रहा है, और कैथोड के मास में गेन हो रहा है। तो इनके जो मास में लॉस या गेन हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों के मास में जो लॉस या गेन हो रहा है, उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको याद रखिए। कैथोड्स और एनोड्स के जो मास में लॉस और गेन होता है, उनके मास जो लॉस और गेन हो रहा है उस वो इक्वल नहीं होते, लेकिन उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। तो ये पॉइंट चाहे तो आप कहीं पर ऐसे नोट बना के, स्टार बना के कहीं पर लिख लीजिए, एक स्पेशल पॉइंट की तरह ऐसे बना लीजिए। क्या है स्पेशल पॉइंट, लॉस इन वेट ऑफ
zinc electrode is not equal to the gain in weight of copper electrode, but loss in gram equivalent of zinc is equal to the gain in gram equivalent of कॉपर। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसी सेल में हम लोग अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पोर्टेबल डेनियल सेल देखते हैं। देखिए ये वाली जो सेल थी ये डेनियल सेल ये भी थी, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं थी। अब हम लोग इसके बाद पोर्टेबल डेनियल सेल स्टडी करें। देखिए ये आपका पोर्टेबल डेनियल सेल है। तो पोर्टेबल डेनियल सेल में कैसा रहता है, देखिए ये पोर्टेबल डेनियल सेल, अभी इसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं लिए गए। तो डेनियल सेल इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। द डेनियल सेल with salt bridge is not portable, so a portable and popular form of cell is made in which salt bridge is replaced by porous pot। एक बार आईआईटी में पूछा जा चुका है कि पोर्टेबल सेल में सॉल्ट ब्रिज को किससे रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस बाय अ पोरस पॉट। और फिर इसके बाद इस सेल में क्या होता है, इन दिस सेल सल्फेट आयन माइग्रेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन to maintain electrical neutrality in both एनोडिक एंड कैथोडिक डिपार्टमेंट। और यहाँ पर देखिए एनोड कौन है, कैथोड कौन है। ये देखिए यहाँ पर सेंटर पे क्या लगा हुआ है, सेंटर पे यहाँ पर जिंक की रॉड लगी है, ये हमारा क्या है, एनोड है। और ये जो यहाँ पे कॉपर का कंटेनर है ये हमारे लिए क्या होता है, ये कैथोड का काम करता है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ, और देखिए यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए पूरा स्पॉट लगाया गया है, अंदर जिंक सल्फेट फिल किया गया है और बाहर के सरफेस में कॉपर सल्फेट फिल किया गया है। और ये पूरस पार्ट से ही हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को भी। ठीक है, फिर इनकी सेल रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसा आपने वहां पर देखा था, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ सेल का इन्होंने अरेंजमेंट इस तरह से बना दिया। तो ये है हमारा पोर्टेबल डेनियल सेल। चाहो तो आप इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आपने आई थिंक ले लिया होगा इसका स्नैपशॉट। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट थिंग जो आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज, लिख लीजिए इसको, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट is known as electrode potential। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, आइदर या तो कैथोड से आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं या सोल्यूशन से आयन कैथोड पे जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, वहां पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, और जब भी जहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है वहां पर क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दो तरह के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, वन इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल,
एक्चुअली इस चैप्टर में आप सारा कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही करोगे। दूसरा होता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होता है? कैथोड पर, यानी वहां पर जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था वहां पर क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जब पोटेंशियल होते हैं इनको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, अब स्टैंडर्ड कंडीशन भी आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सब कुछ क्या रहना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है वो सब यूनिटी रहता है, यानी 1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या लेते हैं? 1 मोलर। ये सब हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये सब हम IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। IUPAC ने हमें यहाँ पे कुछ कन्वेंशन दिए हुए हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो IUPAC ने बोला स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी यानी 1 मोलर लेते हैं। प्रेशर कितना लेते हैं? 1 ATM। ठीक है, और टेम्परेचर कितना लिखते हैं? 298 केल्विन। 298 केल्विन, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो उस वक्त हम लोग सेल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग सिंबल देते हैं इस तरह से, कैपिटल E, और उसके ऊपर ये नॉट का साइन बनाते हैं। ये नॉट का साइन वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखिए। इसके बाद अब हम लोग को बस नेक्स्ट क्या करना है, इनका नोटेशन देखना है कैसे इनको लिखा जाता है। तो कैथोड पे देखिए रिडक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर ही उसको दिखाते हैं, कैथोड के रिडक्शन की इक्वेशन क्या होगी? कैथोड के रिडक्शन की इक्वेशन होती है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहे हो, तो ऐसे लिखो। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इवन हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही लिखेंगे जो अब हम लिखने जा रहे हैं, रिडक्शन शो करते हुए Cu+2/Cu। तो ऐसे लिखा है तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रही है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम जरा एनोड को देखते हैं। एनोड पर क्या हो रहा होता है? एनोड पर, तो एनोड पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर जिंक मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? Zn+2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर हम इसको, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? E0 ऑफ जिंक, और ये हम उसका क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से E0 ऑफ, यहाँ पर Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Zn+2 में। तो ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जिंक 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दिया है ये किस चीज़ का दिया हुआ है? इन दोनों का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होती है। आपको मैंने बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है किसी भी मेटल का, और उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसी सेम मेटल का, इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? ये दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हो, बस सिंपली उसको माइनस टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बात किया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है जो आपको डिस्कस करना है, आप चाहो तो ये सब एक बार पूरा अच्छे से नोट कर लो, मैं इनको रख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ये छोटा सा डिस्कशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, इसको आप पहले एक बार नोट कर लें और इसका स्नैपशॉट भी ले लें।
ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो हमें नेक्स्ट चीज जो स्टडी करनी है वो है हमारा सेल पोटेंशियल। देखिए अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट वाज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल पोटेंशियल। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ई नॉट ऑफ सेल। ये सेल पोटेंशियल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स is called potential difference between two electrodes is called potential। और इसकी रीडिंग जो आपने ऊपर वोल्टमीटर लगाया होता है ना, वो रीडिंग वहां पर मिलती है इस सेल पोटेंशियल की। जब वहां पे आपका सर्किट कंप्लीट होगा, चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज मूव करेगा, तो आपको वोल्टमीटर पर एक रीडिंग मिलेगी। वो रीडिंग क्या बताती है हमें, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं। Cell potential is difference, cell potential is difference between reduction potential of cathode, reduction potential of cathode and anode। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको चलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपरली भी लिख देता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। डिफरेंस, तो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। इसके सेल पोटेंशियल के अलावा एक और टर्म बोला जाता है सेल ईएमएफ, सेल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा लाइट सा डिफरेंस होता है। तो देखिए वो लाइट सा डिफरेंस क्या है, आप उसको हाईलाइट करते हैं। तो सेल EMF क्या होता है, व्हेन नो करंट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन through the cell। At that time, cell potential is known as cell EMF। ठीक है, चलिए तो देखिए सेल पोटेंशियल क्या था, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। और सेल ईएमएफ क्या होता है, जब सेल आइडल होती है, आइडल मतलब जब उसमें से करंट यूज नहीं की जा रही है, कोई उसमें से उसको किसी जगह पे यूज नहीं किया जा रहा, उस वक्त उसका जो सेल पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या कॉल करते हैं, सेल ईएमएफ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरव्यू वगैरह में केवीआई में पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। तो बहुत फाइन सा डिफरेंस होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि अब हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो पूरी सेल का पोटेंशियल क्या होता है, एक सेल का पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर मेजर करने जाएं, ई नॉट ऑफ सेल पोटेंशियल, तो वो किसके बराबर होगा, जो भी कैथोड का सेल पोटेंशियल होगा प्लस जो भी एनोड का सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, कैथोड पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है भाई। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वहां पे उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, ये कैथोड और एनोड पर होता है। लेकिन हमें, मैंने आपको बताया ना, हम सारा कैलकुलेशन किस में करेंगे, रिडक्शन में करेंगे। तो बस हमें क्या करना है, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यही बस सिर्फ माइनस टाइम आ जाएगा यहाँ पर, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये एज इट इज रहेगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आप इसी वाली इक्वेशन को हमेशा यूज करोगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता, चाहो तो इसको यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये रिडक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, तो उसी रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मैंने नीचे अलग से लिख के दिया हुआ है। फिर अगर आप दोनों को रिडक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली बस छोटा सा चेंज क्या आएगा कि वहां पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप हमेशा क्या यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमेशा आप ये वाले रिलेशन को यूज करोगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है आईयूपीएसी सेल नोटेशन। आईयूपीएसी सेल नोटेशन। ठीक है, आईयूपीएसी सेल नोटेशन को देखिए समझते हैं जरा। आईयूपीएसी सेल नोटेशन में जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल हमने जिंक और कॉपर का जो लिया था, हम उस इक्वेशन को एक बार आपके सामने पहले लिखते हैं। अगर आप उस इक्वेशन को लिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वहां पर इक्वेशन कैसी आएगी, वहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous gives zinc+2 aqueous plus Cu solid। ये सेल इक्वेशन आई थी। अब इसी सेल इक्वेशन को आईयूपीएसी ने एक नोटेशन के फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया। तो नोटेशन के फॉर्म में देखिए उन्होंने कैसे बोला, सबसे पहले एनोड, एनोड कौन था, जिंक। तो पहले आपने जिंक लिया, फिर जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में। एक वर्टिकल लाइन से इन दोनों को ऐसे सेपरेट करके लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट भी शो कर दी जाती है, जो भी होगी वो आप वहाँ पे शो कर देंगे। उसके साथ साथ इनका जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी आप यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर? इसके बाद एक यहाँ पे वर्टिकल बनाई जाती है, दो ऐसे आमने सामने पैरेलल लाइंस, और उनके बीच में जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया होगा वहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम, ये एनोड था, फिर ब्रिज लिखा, ब्रिज के बाद आता है कैथोड। कैथोड किसका बना था, कॉपर का। कॉपर पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो पहले Cu+2 एक्वस, ये किस में चेंज हो रहा है, वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया, Cu सॉलिड, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, M2, वो भी आप यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे। इसी नोटेशन को हम लोग और प्रिसाइजली ऐसे लिख सकते थे, जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस M1। फिर ये दो पैरेलल लाइन ऐसे बना दीजिए, यानी यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज किस मटेरियल का है वो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर, Cu+2 एक्वस M2 कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो ये जो मैंने बनाया है, ये वाला सेल नोटेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी कभी क्वेश्चन में सेल नोटेशन देंगे, सेल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सेल इक्वेशन देंगे, सेल नोटेशन लिखना पड़ेगा। तो इस सेल नोटेशन में ध्यान रखिएगा कि आपको किस पैटर्न को फॉलो करना है, एनोड ब्रिज कैथोड, ABC अरेंजमेंट फॉलो करना है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, उससे ज़्यादा की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने एक कंप्लीट सेल का लिख दिया, ये मैंने एक कंप्लीट सेल का लिख दिया। ठीक है, अब अगर देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सॉलिड और लिक्विड हैं, तो हम उनको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे हमने जिंक और कॉपर लिया, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था वहाँ पर, तो चलेगा। लेकिन अगर हम एक गैसियस इलेक्ट्रोड बना रहे हैं या फिर हम एक लिक्विड इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, जैसे गैसियस इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, लिक्विड इलेक्ट्रोड मतलब जैसे कि हमने ब्रोमीन का बना दिया, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग, यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे रहा हूँ, गैसियस इलेक्ट्रोड। अगर हमने गैसियस इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है तो उस वक्त देखिए सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो उस वक्त हम सेल नोटेशन ऐसे लिखेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का आपको लिख के दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल नोटेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल नोटेशन होता है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड बताते हो और उसकी फिजिकल स्टेट, ठीक, फिर एक सिंगल लाइन, फिर जिस गैस को उस इलेक्ट्रोड पे फ्लो कराया गया होता है वो गैस, और फिर वो गैस किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, H+, ठीक है वो, और फिर उसकी फिजिकल स्टेट, और उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो, और इसका पार्शियल प्रेशर होगा तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे।
ठीक है, ये गैसियस इलेक्ट्रोड में था। यही सेम चीज़ हम लोग लिक्विड इलेक्ट्रोड में भी कर देंगे, बस यहाँ पे लिक्विड कर देंगे और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए गैसियस और लिक्विड इलेक्ट्रोड में हमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर इस लिक्विड या गैस को फ्लो कराया गया होता है, उसको भी हमें वहाँ पर शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इसका गैल्वेनिक सेल का। दूसरा हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को देखा। फिर IUPAC सेल नोटेशन हमने देखा। ठीक है, तो ये सब एक बार फटाफट आप नोट कर डालिए, अच्छे से समझते जाइएगा, ध्यान से सुनिए। चलिए, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन किसी भी मेटल का हम जो सेल्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह बताते हैं उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। जैसे हमने जिंक का मैंने बताया कि वो -0.76 वोल्ट होता है, तो ये चीज़ का डिटर्मिनेशन आपने कैसे किया, उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें किसी मेटल इलेक्ट्रोड का या किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपको पता है कि जब भी हमें कुछ भी मीज़र करना होता है तो हम कुछ भी अगर मीज़र करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग होता है। कोई भी चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में ही होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे आपको अपनी हाइट मीज़र करनी है तो आप अपनी हाइट कैसे मीज़र करते हो, आप पहले अर्थ को उसके लिए स्टैंडर्ड यानी रेफरेंस लेते हो। अर्थ की हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0, और फिर आप अर्थ पे स्टैंडिंग होते हैं, फिर वहाँ पर अर्थ से आप अपने आप को मीजरिंग टेप से ऊपर हाइट मीज़र करते हैं जहाँ तक आपका हेड का पोजीशन है। तो वो जो भी आपको मिला है वो क्या है, वो आपकी हाइट है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अर्थ। वो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपकी हाइट आई है। लाइक आप 5 फीट 10 इंच है, तो वो आपकी हाइट कहाँ से आई है, वो आई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, क्लियर ये चीज़। हमेशा ध्यान रखिएगा अकेला पर्सन कुछ भी नहीं होता। जैसे आप एक प्लेनेट पे, अगर आप एक प्लेनेट पे अकेले रह रहे हैं तो अकेला पर्सन को आप कभी क्या, अगर कोई प्लेनेट पे कोई पर्सन अकेला है तो क्या आप उसको नाटा बोलोगे, उसको आप लंबा बोलोगे, मोटा बोलोगे, पतला बोलोगे, नहीं। ये सारी चीज़ें जितनी आप बोल रहे हैं ना, ये सब कंपेरेटिव वैल्यूज़ हैं, कंपेरेटिव चीज़ें हैं। तो जब भी कंपेरिजन, दो लोग के बीच में ही कंपेरिजन होता है, तो वहाँ पर अगर एक और पर्सन आ जाए, अब उस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वहां पर वो कंपेरेटिवली कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर ये सब कुछ किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बनाना है। तो अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऑब्वियसली हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, उसके सेल पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 0 एज्यूम करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी मटेरियल्स के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अर्थ पे हम इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हमें गैसियस इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन गैस का। उसके लिए हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है, प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है विच इज़ बाई नेचर इनर्ट। ठीक है, हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, और इसके ऊपर किसकी कोटिंग रहती है, फाइन ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है इसके ऊपर, ब्लैक कोटिंग। इसके ऊपर हम ब्लैक कोटिंग करते हैं, किसकी, ब्लैक कोटिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, जिसको हम प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में कि इलेक्ट्रोलाइट हम कैसा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे कोई भी एसिड सोल्यूशन, और उस एसिड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर मेज़र करेंगे।
वो कितना होगा 1 atm होगा। और वहां पर हमने टेम्परेचर मेजर किया तो वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 298 केल्विन भी लिख सकते हैं। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन हमने वहां पर अप्लाई की। अब देखिए इसका फिगर देखते हैं ये कैसा दिखता है हमें। हम इसके लिए सिंपल सा एक कंटेनर लेते हैं पहले, ठीक है। और इसके ऊपर हमने यहाँ पर प्लेटिनम वायर लिया और यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक इसके ऊपर इस तरह से हैंग करा देते हैं और इसके ऊपर हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेटिनम वायर को इसको हम कवर कर देते हैं इस तरह से एक डिवाइस से। ठीक है, इस तरह से इसको हमने कवर कर दिया। और यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या, जो भी एसिड सोल्यूशन था, लाइक मोस्टली हम लोग HCl का सोल्यूशन लेते हैं, तो HCl ले लिया हमने। और यहाँ से हम क्या बबल कराते हैं, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको इस तरह से कवर करते हैं, उस इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं और हम लोग इस तरह से यहाँ पर इस रखते हैं सो दैट गैस यहाँ पे थोड़ी देर तक स्टे करे और फिर उतनी देर में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एसिड। क्लियर है चीज सभी को? तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये इसका कंस्ट्रक्शन थी। अब इसके हम अगर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हैं और एज अ एनोड भी यूज कर सकते हैं। तो एज कैथोड, तो आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन होगा तो यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये अगर कैथोड पर है, ठीक है। और यही सेम चीज अगर एज एनोड वर्क कर रहा होगा, अगर ये एज ए एनोड वर्क कर रहा है तो वही हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसी का जस्ट रिवर्स कर दीजिए। H2 गैस चेंजेस इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, कैथोड और एनोड की इक्वेशन बनेगी इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इनके सेल पोटेंशियल को देखते हैं। इनका जो सेल पोटेंशियल होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस तरह से लिखेंगे, ई नॉट ऑफ, एक तो इसका रिडक्शन वाला, ठीक है, और फिर इसका ऑक्सीडेशन वाला भी लिख सकते हैं, सॉरी ये ऑक्सीडेशन वाला है और फिर इसके बाद हम इसका रिडक्शन वाला, और ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, जीरो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल कितना होता है भाई, जीरो रहता है। ये आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में आप बैठाल के रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मैं इसको यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। आपको ये सारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में इतनी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। अब हम लोग इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी दूसरे मेटल का। चलिए हो गया होगा आई थिंक कॉपी। चलिए अब हम इसकी हेल्प से किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, हम डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें इनका पोटेंशियल फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, बस दोनों को साथ में लीजिए, इनमें से किसी को भी आप बना दीजिए कैथोड, किसी को भी एनोड, रैंडमली, इट्स योर चॉइस। मैं ऐसे रैंडमली मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ये लिया, एक दूसरा कंटेनर ये लिया, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन देखा था, बिल्कुल हम लोग वैसे ही बनाएंगे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, यहाँ पर दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दीजिए। यहाँ पर हमने बोला ना जिंक का लिया है तो हम जिंक के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हमने एसिड लिया है HCl। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे,
इन दोनों को ही हम उठाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये एक पोटेंशियोमीटर, आप यहाँ पे वोल्ट मीटर, सबसे बेस्ट तो होता है पोटेंशियोमीटर क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल लॉस नहीं होता। बाकी वोल्ट मीटर्स की रीडिंग थोड़ी सी पोटेंशियल लॉस कराती है, इसलिए हम बेटर होता है कि पोटेंशियोमीटर यूज़ करें। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये हमने क्या यूज़ कर लिया, सॉल्ट ब्रिज, एक यूट्यूब यूज़ कर लेंगे, कोई भी सॉल्ट ब्रिज ले लीजिए, लाइक आपने KCL एज ए सॉल्ट ब्रिज ले लिया है तो ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। अब फिर से वापस आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, ये हमारा एनोड है, राइट हैंड साइड वाला कैथोड होगा। एनोड यहाँ पर निगेटिव साइन का होता है, कैथोड हम प्लस साइन पे रखते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ, और करंट किधर मूव करेगी, जस्ट रिवर्स में, यानी कैथोड टू एनोड करंट मूव करे। करंट और चार्ज की डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, दोनों हमेशा अपोजिट रहती है। यहाँ पर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया है, और यहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस को फ्लो करा रहे थे। ये हमारा देखिए पूरा सेटअप रेडी हो गया। अब जैसे ही ये सेटअप रेडी हो जाएगा तो आपको यहाँ पर रीडिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी रीडिंग मिलेगी वही आपका क्या होगा, इस सेल का, जो मैंने यहाँ पर सेल बनाई है उस सेल का पोटेंशियल होगा। तो मैं उस रीडिंग को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेट हमें ये सॉल्व करने पे रीडिंग मिल रही है इतनी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास सेल पोटेंशियल की इक्वेशन है, आप वो इक्वेशन फटाफट लिखिए। हमारे पास इक्वेशन क्या था, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही तो रहता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन, उसका पोटेंशियल तो 0 होगा, ठीक है। और एनोड वाले पोटेंशियल को ऐसे रहने दीजिए। और सेल पे रीडिंग आपको कितनी मिली है, 0.76। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया है, एनोड का -0.76, ठीक है। तो ये जो हमें रीडिंग मिली है, ये जो हमें पोटेंशियल अभी मिला है, दिस इज पोटेंशियल ऑफ व्हाट, जिंक मेटल। इस तरह से हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी मेटल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक का आप डिस्कशन अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको।